नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम। जितने भी स्टूडेंट राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि आप आरएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पटवार के एग्जाम की, राजस्थान में अन्य एग्जाम जैसे कि रीट, राजस्थान पुलिस या राजस्थान सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बिल्कुल ये सही प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आप किसी भी एग्जाम की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो अनअकैडमी पर जुड़ना चाहते हो तो हमारा जो चैनल है लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, इसे आप सब्सक्राइब करें और डेली लाइव क्लासेस यहाँ पे आप प्राप्त कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, विशेषज्ञ आपको पढ़ाते हैं। इट मीन्स आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, आपको अनअकैडमी पर पेड कोर्स भी उपलब्ध है अनअकैडमी पर, और जिसे प्राप्त करने के लिए आपको, ठीक है, अनअकैडमी पर आपको रजिस्टर्ड होना होगा। ठीक है, अनअकैडमी पर रजिस्टर्ड होना होगा, और रजिस्टर्ड होने के लिए आपको एक काम करना है। आपका जो मोबाइल प्ले स्टोर है वहाँ से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ही आप प्लस के जो कोर्स है वो आप प्राप्त कर सकते हो। जैसे ही आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को ओपन करोगे तो वहाँ पे आपके सामने बहुत सारे कोर्सेज के ऑप्शंस होंगे, जैसे कि यूपीएससी का एग्ज़ाम, आरपीएससी के एग्ज़ाम्स का कोर्स होगा वहाँ पे, एसएससी, बैंक, रेलवे और अदर कई तरह के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सारे कोर्सेज की वहाँ पे लिस्ट आपके सामने आपको दिखेगी। तो आप जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हो, मान लीजिए आप आरपीएससी के एग्ज़ाम्स की, आरएस और अदर एग्ज़ाम्स है जैसे पटवार, रीट, राजस्थान पुलिस और राजस्थान सब इंस्पेक्टर, तो इस प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो आरपीएससी का कोर्स आप खरीदें। और आरपीएससी का कोर्स लेने के बाद में आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, यानी आरपीएससी में जितने भी सब्जेक्ट आपके होंगे उन सारे सब्जेक्ट की आपको लाइव क्लास मिलेगी। ठीक है, और लाइव क्लास के दौरान ही आप टीचर से क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में, किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो आप लाइव क्लास के दौरान ही आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपका है कोर्स। ठीक है, आपका जो सिलेबस है, देखिए हर एक एग्ज़ाम का एक सिलेबस होता है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा ताकि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल कंप्लीट हो, आपकी तैयारी बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से हो। तो आपका कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा, साथ ही आपका लाइव टेस्ट और क्विज दी जाएगी ताकि आप अपने आप का या स्वयं का मूल्यांकन कर सको। ठीक है, और टेस्ट देना हर एक स्टूडेंट को आवश्यक होता है ताकि अपना जो है स्तर पता लगा सके कि मुझे कहाँ कहाँ पे कार्य करने की आवश्यकता है, किन किन क्षेत्रों में मुझे मेहनत करने की आवश्यकता है, तो वो आपको लाइव टेस्ट और क्विज से आपको पता लगेगा। साथ में ही अनलिमिटेड एक्सेस है। इट मीन्स आपने एक बार कोर्स खरीदा है तो आप इसे कितनी भी बार देख सकते हो। मान लीजिए आपने 12 महीने का कोर्स खरीदा है या 24 मंथ का कोर्स खरीदा है, तो आप इस टाइम पीरियड के बिटवीन आप कितनी भी बार अपने कोर्स को देख सकते हो। किसी भी डिवाइस से देख सकते हो, अपने आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल से, यदि लैपटॉप है तो लैपटॉप से भी आप देख सकते हो। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कितने कोर्स उपलब्ध है। तो बहुत सारे दोस्तों कोर्स यहाँ पे उपलब्ध है। जो भी कोर्स आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है कि आप 12 महीने या 24 महीने का कोर्स खरीदें, क्योंकि आपको पता होगा कि एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आने और एग्ज़ाम होने तक में एक बहुत लंबा समय लगता है और उससे पहले आपको प्रिपरेशन भी करनी होती है। तो इट मीन्स आपको 1 से 1.5 साल की अच्छी तैयारी आपके पास में होनी चाहिए। तो इसलिए आपके लिए सजेशन है कि आप 12 महीने या 24 महीने का कोर्स खरीदें। यदि 12 महीने का कोर्स लेना चाहते हो तो आपके लिए मात्र 7,000 रुपये में उपलब्ध है। और यदि आप इसमें भी, यदि मेरा जो कोड है JL10 इसे अप्लाई करते हो, जो है रेफरल कोड, ठीक है, आपके रेफरल कोड है, तो आप इसे अप्लाई करें और जब भी आप अप्लाई करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जिससे यही कोर्स जो 7,000 रुपये में मिल रहा था ये आपको 6,300 रुपये में मिलेगा। इट मीन्स आपको 6,300 रुपये में दोस्तों आरपीएससी का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट की सारी लाइव क्लासेस मिलेगी। साथ में आपको क्लास के बाद में पीडीएफ आपके सामने ऑप्शन होगा, तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो और टेस्ट इसमें इंक्लूड है। साथ में दोस्तों डाउट क्लियरिंग सेशंस भी है ताकि वहाँ पे आप अपने आप का डाउट क्लियर कर सको। टीचर के सामने आप क्वेश्चंस रखेंगे और टीचर उनके आंसर देगा। तो डाउट क्लियरिंग सेशन में केवल आपके डाउट लिए जाएंगे। प्रत्येक क्लास के प्रत्येक चैप्टर के बाद में आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। ठीक है,
देखिए 24 मंथ का जो कोर्स है वो आपके लिए 8,400 रुपये में उपलब्ध है। और यदि आप JL10 मेरा कोड याद रखें, जब भी आप कोर्स खरीदें तो इस कोड को अप्लाई करें ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिले और 7,560 रुपये में यही कोर्स जो 24 मंथ का है वो आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर राष्ट्रीय खेल नीतियाँ है, जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है, उन पर आप वीडियो बनाओ। तो दोस्तों ये मैं वैसे भी आपको पढ़ाने वाला था क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, तो आपको पढ़ना ही है। तो इसलिए स्टूडेंट की डिमांड पे मैं अब आपके लिए लेके आया हूँ राष्ट्रीय खेल नीतियाँ, और इससे दोस्तों क्वेश्चन आपके बनने वाला है। ठीक है, 5 नंबर का आपके क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, या 2 नंबर का क्वेश्चन आपके बन सकता है कि भारत में कौन कौन सी कितनी खेल नीतियाँ लाई गई। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, हम एक एक खेल नीतियों को देखते हैं। ठीक है, हमारे देश में, हमारे भारत में राष्ट्रीय खेल नीतियाँ है वो 4 है। जो पहली लाई गई थी वो राष्ट्रीय खेल नीति 1984 1984, उसके बाद में इसका विस्तृत रूप जो है 1992 में लाया गया। उसके बाद में 2001 में जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये लाई गई। फिर अब हाल फिलहाल में 21वीं सदी की जो आवश्यकता है उसके अनुसार 2007 में पॉलिसी लाई गई। ठीक है, तो 4 पॉलिसी टोटल लाई गई है। भारत की खेल नीतियाँ कौन कौन सी है? 1984, 1992 याद रखें, 2001 और 2007। ठीक है, तो याद रखना है आपको। चलिए दोस्तों एक एक करके पढ़ते हैं। पहली जो है खेल नीति 1984। देखिए स्टूडेंट, बात यह है कि हमारे देश में 1982 में हुआ था एशियन खेल। हमारे देश में 1982 में हुआ था एशियन खेल, और एशियन खेल को कंप्लीट करने के बाद में हमारे देश की सरकार ने और खेल मंत्रालय ने ये पाया कि हमें खेलों में बहुत ज़्यादा सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, खेलों में सुधार करने की आवश्यकता है क्योंकि जो खेल हुए थे हमारे देश में उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैदान होने चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तकनीक होनी चाहिए, आधारभूत ढांचा होना चाहिए, और हमारे देश के खिलाड़ी भी एक उनसे कंपटीशन कर सके अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक। तो ये आवश्यकता हमारे देश के जो है युवा मंत्रालय, खेल मंत्रालय ने ये आवश्यकता जरूर समझी, और इसी के लिए 1984 में हमारी पहली खेल नीति लाई गई। ठीक है, 1984 में हमारी पहली खेल नीति लाई गई, और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे। तो देखिए दोस्तों, 92 में दूसरी वाली नीति लाई गई है, उसमें उसका विस्तृत रूप है। तो इसमें जो की पॉइंट है वो हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, खेलों के विकास तथा संवर्धन के लिए देश की ये पहली नीति थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें स्कूलों में खेलों तथा शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने पर जोर दिया गया। ठीक है, ताकि हमारे जो स्टूडेंट और जो युवा जो है प्लेयर है, युवा लोग हैं, वो भी खेलों में पार्टिसिपेट करें, ताकि देश को एक नौजवान जो प्लेयर है वो मिल सके। तो इसलिए खेलों और शारीरिक शिक्षा को स्कूलों के पाठ्यक्रम में क्या कर दिया गया, इसे हिस्सा बनाया गया और अनिवार्य कर दिया गया कि आप खेलों को और शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में लागू करें। खेलों के विकास हेतु आधारभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया कि भारत में स्टेडियम अच्छे होने चाहिए, इक्विपमेंट अच्छे होने चाहिए हमारे पास में। ठीक है, जैसे एथलीट के लिए टफ मैदान होने चाहिए। ठीक है, और जो भी इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए वो हमारे पास में सफिशिएंट होने चाहिए और आधुनिक सुविधाओं से लेस होने चाहिए। इसी के साथ ही खेलों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। युवा खेल प्रतिभाओं की खोज करना ये भी मुख्य हमारा लक्ष्य था। ठीक है, क्योंकि उस समय हमें डिमांड थी, हमें आवश्यकता थी कि हमारे जो खेल है उसमें इतने अच्छे प्लेयर नहीं हैं, तो इतने प्लेयरों को हमें तैयार करने के लिए युवा प्रतिभाओं को खोजने पर जोर दिया गया। ठीक है, तो ये मोटी मोटी बातें आपको ध्यान रखना है। खेलों के विकास और संवर्धन पर पहली नीति है, ये तो आपको पता है। और खेलों में खेल तथा शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने पर जोर दिया गया। खेलों के विकास हेतु आधारभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने पर बात की गई। खेलों में अनुसंधान को बढ़ावा देने पर बात की गई, और युवा खेल प्रतिभाओं की खोज करना ये हमारा मुख्य लक्ष्य इसमें था। दूसरी जो आई 1992 में दूसरी खेल नीति, ये हमारी जो पहली खेल नीति थी इसका विस्तृत रूप था। ठीक है, विस्तृत रूप था, यानी कि जो पहली जो 1984 में हमारी जो पहली नीति आई थी उसी में ही कुछ बिंदुओं को और एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया ताकि हमारी जो पॉलिसी है वो और भी बेहतर हो, और भी ज़्यादा आवश्यकता है उनको पूर्ण किया जा सके।
तो देखिए 1984 की नीति का विस्तृत रूप है और इसमें देखिए एक कोट्स रखा गया, एक शब्द, एक वाक्य रखा गया जो हमारे चीनी नेता थे माओ से तुंग, उनकी बात उसमें रखी गई थी कि सेहत पहले और पढ़ाई बाद में। यानी सेहत आपकी पहले होनी चाहिए, आपकी फिटनेस पहले होनी चाहिए, उसके बाद में पढ़ाई आपके लिए आवश्यक है। ठीक है, तो फिटनेस पर बात की गई, ये कोट्स उसमें नीति में सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखा गया। नीति को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया। प्रथम भाग में ये कहा गया कि पूरे देश में खेल का माहौल पैदा करना है, पूरे देश में खेल का माहौल पैदा करना है। दूसरे भाग में खेलों के विस्तार पर बल दिया गया। ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ खेल बहुत सारे होते हैं, तो उनका विस्तार करना है, खेलों का विस्तार करना है। तीसरे भाग में खेल प्रतियोगिताओं के स्तर में सुधार पर बल दिया गया कि हमारे देश में जो खेलों का स्तर है, जो कंपटीशन का स्तर है, वो इतना अच्छा नहीं है कि हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बन सके, इसलिए खेल प्रतियोगिताओं के स्तर में सुधार करने पर भी बल दिया गया। चौथे भाग में खेल के प्रबंधन है, मैनेजमेंट में सुधार की आवश्यकता है, तो चौथे भाग में हमारे प्रबंधन में सुधार को रखा गया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो 1992 की हमारी पॉलिसी बहुत अच्छी मानी गई, और क्योंकि इसमें कंप्लीट जो खेल से संबंधित जितने भी सुधार आवश्यक होते हैं उन सारे जो सुधारों को सम्मिलित किया गया। जैसे कि आपके देख लीजिए, आप खेलों का माहौल पैदा करना है, खेलों का विस्तार करना है, कंपटीशन में सुधार करना है और मैनेजमेंट में भी सुधार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। अब देखते हैं इसके मुख्य प्रावधान क्या थे 1992 की पॉलिसी के, एक एक करके देखते हैं। खेल के मैदान तथा खुले क्षेत्रों का संरक्षण किया जाए। इट मीन्स हमारे जो मैदान हैं उनकी आवश्यकता को देखते हुए खेल मंत्रालय ने ये समझा कि स्टेडियम और मैदान ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में हो, इसलिए मैदानों का निर्माण किया जाए और जितनी भी खुली ज़मीनें हैं जहाँ पर स्टेडियम बनाए जा सकते हैं तो उनका संरक्षण किया जाना चाहिए, ये इसमें प्रावधान रखा गया। और राज्य सरकारें बिल्कुल इसमें बहुत अच्छी भागीदारी निभाती है, तो राज्य सरकारों का सहयोग इसमें आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं का विस्तार करना, स्कूली गतिविधियों में खेलों को शामिल करना, ये देखिए हमारे 1984 की जो पॉलिसी थी उसमें भी ये था, तो उसी का विस्तृत रूप है। खेल विश्वविद्यालयों और छात्रावासों का विकास करना, जहाँ पे जो प्लेयर्स है रह भी सके और वहाँ पे भी अपनी प्रैक्टिस कर सके और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी के तौर पर तैयार हो सके, तो रहने और खेल यूनिवर्सिटी उनके निर्माण पर भी जोर दिया गया। खेल उद्योग को बढ़ावा देना, ठीक है। देखिए इक्विपमेंट हमें देश से बाहर से उस वक्त मंगाने पड़ते थे, अच्छे अच्छे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इक्विपमेंट होते हैं, जैसे क्रिकेट में ही बल्ले होते हैं, पैड्स होते हैं, तो पूरा किट होता है। उसी प्रकार से हमारे जो हॉकी के प्लेयर है, फुटबॉल के प्लेयर है, एथलीट्स हैं, तो हमारे जितने भी गेम्स हैं तो उन गेम्स में इक्विपमेंट हमारे होने चाहिए, अच्छे इक्विपमेंट होने चाहिए। तो सरकार ने ये समझा कि हमारे देश में ही इक्विपमेंट का निर्माण किया जाए, ठीक है। जिस प्रकार से आपको पता होगा कि मेरठ में बहुत अच्छे बल्ले बनाए जाते हैं मेरठ में, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें खेल के ऐसे हब बनाने की ज़रूरत समझी सरकार ने कि ऐसे खेल के हब बनाए जाए जहाँ पे उद्योगों का निर्माण हो, केवल खेल के उद्योगों का निर्माण हो, तो इस पे बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। खिलाड़ियों को रोजगार देना, जो भी खिलाड़ी मान लीजिए नेशनल या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं तो उन्हें एक रिटायरमेंट के बाद में रोजगार भी प्रदान किया जाए, क्योंकि आप देखेंगे कि जो खिलाड़ी होते हैं उनका रिटायरमेंट बहुत जल्दी हो जाता है, मात्र 35 से 40 साल की उम्र में ही उनका रिटायरमेंट हो जाता है, और कुछ खेलों में 30 से 32-35 साल की उम्र में ही उनका रिटायरमेंट हो जाता है। तो रिटायरमेंट होने के बाद में उनकी लाइफ सिक्योर होनी चाहिए, उनको आमदनी प्राप्त होनी चाहिए रेगुलर। तो इसके लिए जैसे रेलवे हो गए, इंश्योरेंस हो गए, बैंक्स हो गए, तो उनमें सरकार ने ये कोटा निर्धारित किया कि उनको रोजगार प्रदान किया जाए, ठीक है। तो इनकी सिक्योरिटी के लिए, प्लेयरों की सिक्योरिटी के लिए खिलाड़ियों को रोजगार प्रदान करना, ये भी इसमें शामिल किया गया। देश के विभिन्न खेल संघों में समन्वय स्थापित करना, ठीक है। हमारे ओलंपिक संघ है, बास्केटबॉल संघ है, फुटबॉल संघ है, क्रिकेट का BCCI है, तो इस प्रकार से बहुत सारे खेलों के संघ है और हर स्टेट के भी अलग अलग संघ है खेलों के, तो उनमें समन्वय स्थापित होना चाहिए ताकि बेहतर प्रदर्शन हो और बेहतर जो एक सुधार होना चाहिए वो उसमें हो सके, ठीक है।
तो केंद्र के साथ में तालमेल इसका बिठा सके हम, तो खेल संघों में भी समन्वय होना चाहिए, तो इस पर जोर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए खिलाड़ियों को तैयार करना, ये बात भी इसमें रखी गई कि जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, जैसे आप देखोगे उसेन बोल्ट है, माइकल फेल्प्स है, और यूएसए और चाइना के आप देखोगे, रशिया के प्लेयर, वो बहुत ज़्यादा मेडल जीते हैं। और हमारे देश के जो प्लेयर है उनमें इतनी जो कंपटीशन की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि हमारा जो ढांचा है, हमारी जो सुविधाएं हैं वो और प्रशिक्षण इतना बेहतर नहीं है कि हम खिलाड़ियों को तैयार कर सकें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो इसके लिए इसमें नीति में ये बात कही गई कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए खिलाड़ियों को तैयार करना है, तो इसलिए सारी सुविधाएं हमारे देश में होनी चाहिए। खेल क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना, ये भी इसमें शामिल है। युवा खेल प्रतिभाओं की खोज करना, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये सारे ही इसमें शामिल है, तो आपको ध्यान रखना है। 1992 की पॉलिसी है, तो देखिए बहुत विस्तृत है। 1984 की जो पॉलिसी है उसके ही कुछ बिंदु थे और कुछ बिंदु जो है एक्स्ट्रा इसमें शामिल किए गए। उसके बाद में आती है दोस्तों 2001 की जो पॉलिसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के कारण हमारे देश में खेलो इंडिया जो अभी जो चल रहे हैं, खेलो इंडिया, और इससे पहले भी जो सरकारें आई थी उन्होंने बहुत सारी ऐसी जो है स्कीम या प्रोग्राम चलाए थे ताकि युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा सके। देखिए इसका जो लक्ष्य था वो कि खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना, और युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए ही भारत में तरह तरह की जो प्रोग्राम चलाए गए थे, ठीक है। स्कूल पर ओपन टूर्नामेंट वगैरह अलग अलग चलाए गए थे। तो उसके बाद हमें ही वर्तमान में उन सारी योजनाओं को सम्मिलित करके खेलो इंडिया, ठीक है, और अलग अलग तरह के स्टेट गेम्स वगैरह लागू किए गए। तो वो 2001 की पॉलिसी के ही लक्ष्य इसमें शामिल किए गए। जब आप देखोगे खेलो इंडिया और तरह तरह के गेम, तो उसमें आप देखोगे कि लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य 2001 के जो हमारे लक्ष्य है उनको पूर्ण करने के लिए ही ये योजना प्रोग्राम चलाए गए, ठीक है। 2001 की नीति में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना, ये इसका मुख्य लक्ष्य था। जबकि हमने 1984 और 1992 की जो हमने देखी है पॉलिसी, उसमें पूरा विस्तृत है, ठीक है। बहुत सारे बिंदु उसमें शामिल थे, क्योंकि उस समय बहुत सारी कमियां हमारे देश में थी, और जब थोड़ा बहुत सुधार हुआ तो हमने ये समझा कि हम युवा खिलाड़ियों को अब प्रोत्साहित करें ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हम बना पाए, हम तैयार कर सकें। इसके मुख्य प्रावधान देख लेते हैं। खेलों में निजी क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ाना, यानी कि यदि प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट फर्म या प्राइवेट संस्था जो इसमें यदि योगदान देगी, तो निश्चित तौर पर हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और खिलाड़ियों को अच्छी आमदनी मिलेगी, ठीक है। खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, अच्छे मैदान होंगे, अच्छे इक्विपमेंट होंगे, तो बिल्कुल निजी क्षेत्रों की भागीदारी उस समय हमारे देश में जरूरी है। तो 2001 की नीति में निजी क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ावा देना, खेलों में वैज्ञानिक प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना, ये भी इसका मुख्य एक बिंदु है, आपको ध्यान रखना है। ग्रामीण तथा आदिवासी युवाओं को की खेलों में भागीदारी को सुनिश्चित करना। अब देश के जो दूर दराज है, ग्रामीण क्षेत्र है और आदिवासी क्षेत्र है, उसमें भी खेलों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए, ताकि वहाँ के भी जो दूर दराज में या दुर्गम क्षेत्रों में जो खिलाड़ी वंचित है, ठीक है, वो भी इसमें भागीदारी दे सके। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में ज़्यादा जो खिलाड़ी आते हैं, अच्छे से अच्छे खिलाड़ी, वो आपके ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी कल्चर, शारीरिक शिक्षा या जो शरीर पर जो कार्य होता है, यानी शरीर पर जो कार्य किया जाए या मेहनत की जाए, वो अभी भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो उनमें निश्चित तौर पर फिटनेस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा है उनकी भी खेलों में भागीदारी बढ़ाई जाए, ये 2001 की पॉलिसी में कहा गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करना है, खेलों के आधारभूत ढांचे का विकास व सुधार करना है, जन सामान्य में खेलों के प्रति जागरूकता पैदा करना है। तो देखिए, अब मोटे मोटे तौर पर लक्ष्य आपके क्या है, खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना, ठीक है। तो आप जब भी 2001 की पॉलिसी आप पढ़े, तो 2000 पॉलिसी में ये पॉइंट आप जरूर के युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना और खेल संस्कृति को बढ़ावा देना। अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, जितनी भी पॉलिसी है उसमें कुछ पॉइंट आपके समान है, जैसे कि खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, ठीक है, खेलों में अनुसंधान करना, खेलों का विकास करना, जन भागीदारी को बढ़ावा देना, स्कूली और विद्यालयों में है
उसमें शारीरिक शिक्षा और खेलों को पाठ्यक्रम में लागू करना। तो ये सारे पॉइंट तो आपके कॉमन है, लेकिन कुछ जो पॉइंट है, बिंदु है, उनको आपको ध्यान में रखना है, उनको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में लेटेस्ट जो आई है वो है खेल नीति 2007। और जैसा कि आपको पता है कि 21वीं सदी में जिस प्रकार से कंपटीशन बढ़ा है, जिस प्रकार से खेलों का स्तर बढ़ा है, और जिस प्रकार से जो तकनीकी का उपयोग किया गया है, वैज्ञानिक जो प्रयोग किए गए हैं खेलों में, उस हिसाब से हमारे देश में भी खेलों में परिवर्तन होना जरूरी है। खेलों के प्रबंधन में सुधार होना जरूरी है, खेलों के स्तर में सुधार होना जरूरी है, खेलों की प्रतियोगिताओं में सुधार होना आवश्यक है। ठीक है, तो इन्हीं सुधार को लाने के लिए 2007 की जो पॉलिसी लाई गई, इसमें देखिए, इसमें मुख्य रूप से जो लक्ष्य रखा गया है वो है खेलों को जीवन पद्धति के रूप में अपनाना। खेलों को जीवन पद्धति के रूप में अपनाना, यानी कि खेल जो है वो आपके जीवन का अभिन्न अंग है। खेल आपके जीवन का अभिन्न अंग है, क्योंकि यदि आप एक खिलाड़ी भी नहीं हो, यदि आप किसी खेल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर, फिर भी आपके जीवन में खेल बहुत ज़्यादा उपयोगी है, आपके शारीरिक क्या बोलते हैं, मजबूती के लिए, आपकी फिटनेस के लिए। तो लक्ष्य रखा गया कि खेल को जीवन पद्धति के रूप में अपनाना, यानी सभी जो लोग हैं, सभी वर्ग है, सभी जाति है, सभी आयु समूह के लोग हैं, तो उन सब में खेलों को बढ़ावा दिया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए। साथ में ही अंतर्राष्ट्रीय शांति और भाईचारे को बढ़ावा देना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के माध्यम से क्या हो, एक मैत्रीपूर्ण हमारे संबंध हो पड़ोसी मुल्कों के साथ में, अन्य देशों के साथ में, तो इसको भी इसमें रखा गया। व्यक्तित्व विकास, सामुदायिक विकास और रहन सहन में सुधार खेलों के द्वारा किया जाए। देखिए, तो आप मोटे मोटे तौर पर एक बात आप समझ सकोगे, इसमें बात जो की जा रही है वो खेल को जीवन पद्धति के रूप में अपनाने की बात की जा रही है। व्यक्तित्व विकास, सामुदायिक विकास और रहन सहन में सुधार, इट मीन्स खेलों के द्वारा आपकी जीवन शैली में सुधार करना इसका मुख्य लक्ष्य था। अब देखते हैं इनके मुख्य प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं। देश के प्रत्येक व्यक्ति को खेल तथा शारीरिक शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। अब देखिए, ये आवश्यक या अनिवार्य कर दिया है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार और जितने भी पंचायती राज और नगर पालिकाएं वगैरह हैं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में, उन सबको एक लक्ष्य दिया गया कि आप प्रत्येक व्यक्ति को खेल और शारीरिक शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाएं। ठीक है, एक प्रकार से क्या निर्देशक तत्व आप कह सकते हो, नीति निर्देशक तत्व हो गए कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर रखे गए, कि उनके ये लक्ष्य है, उनके कर्तव्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को खेल और शारीरिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में पंचायती राज, नगर पालिका, नगर निगमों के सहयोग से खेलों को प्रोत्साहन देना। इट मीन्स ऊपर से नीचे तक जो हमारा खेलों का जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, तो उसमें आपके पंचायती राज, नगर पालिका, नगर निगम वगैरह सारे भी इसमें सहयोग दें, ताकि खेलों को जमीनी स्तर से उसको बढ़ावा मिले, सुधार हो सके। ठीक है, खेलों में भ्रष्टाचार, डोपिंग के विरुद्ध कदम उठाकर पारदर्शिता को बढ़ाना। अब समय समय पर आप ऐसी घटनाएं पाते होंगे कि समय समय पर डोपिंग के केस आते हैं, भ्रष्टाचार के केस आते हैं, प्रबंधन में भ्रष्टाचार के केस आते हैं, और खिलाड़ियों में डोपिंग के केस आते हैं, जो नशीली पदार्थों का सेवन करके अपने प्रदर्शन को सुधारने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो हमारे देश की जो छवि खराब करने वाले तत्व हैं खेलों में, उनको सुधारा जाए, उनको सुधारा जाए, उनमें कुछ परिवर्तन लाया जाए, तो इसके लिए प्रयास करने पर भी इसमें बल दिया गया। खेलों में लिंग भेद समाप्त करना तथा महिलाओं को समान अवसर प्रदान करना। ठीक है, अब महिलाएं हमारे देश में खेलों में कम पार्टिसिपेट करती है, उनका योगदान कम है, तो इस प्रकार से लिंग भेद को भी समाप्त किया जाए, ये भी इसमें रखा गया। शैक्षणिक संस्थाओं में सार्वभौमिक खेल सुविधाएं जुटाना। हमारे जो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और अन्य जो विद्यालय हैं, उसमें जो खेल सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो शैक्षणिक संस्था है उन पर भी बाधित किया गया, उन पर भी जोर दिया गया कि आप भी इसमें थोड़ा योगदान दें। जो स्कूल है, केवल पढ़ाई आवश्यक नहीं है, आप खेल को भी प्रोत्साहन दें। ठीक है, तो ये इसमें कहा गया। खेल संस्कृति तथा प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देना। यदि बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गए, बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट हो गए, तो निश्चित तौर पर खिलाड़ी भी बहुत सारे उभर के आएंगे, उनका स्तर भी बढ़ेगा, उनकी कुशलता या स्किल भी बढ़ेगी। तो ठीक है, तो ये भी आवश्यक समझा, तो ये पॉइंट इसमें रखा गया।
खेलों के विकास हेतु केंद्र और राज्यों में आपसी सहमति एवं सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, देखिए हमारे जो स्टेडियम है वगैरह है, जमीन का संरक्षण है मैदानों के लिए, और इसके लिए जरूरी है कि राज्य सरकारें भी इसमें सहयोग दें केंद्र के साथ में। और जब केंद्र और राज्य साथ में मिलकर किसी भी काम को करते हैं तो निश्चित तौर पर परिणाम जो है बहुत अच्छा आता है, क्योंकि देखिए केंद्र तो मैनेजमेंट संभाल लेता है, वहाँ से निर्देश दे सकता है, लेकिन धरातल स्तर पर तो राज्य सरकारें कार्य करती है, और राज्य सरकारों के निर्देश के अनुसार ही जो पंचायती राज, नगर निगम, नगर पालिका है वो सारी है वो कार्य करती है। तो इसलिए अगर केंद्र और राज्यों में आपसी सहमति अच्छी हो तो खेलों की संस्कृति को बढ़ाया जा सकता है, आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है, नीतियों को अच्छी तरह से लागू किया जा सकता है। तो ये भी इसमें 2007 की पॉलिसी में रखा गया। ठीक है, तो ये हमारी मोटी मोटी तौर पर जो है पॉलिसी, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए स्टार्टिंग से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 1984, 1992, 2001 और 2007। 1984 में हमारी पहली पॉलिसी आई, जब 1982 में हमारे जो एशियन खेल हुए, उसके बाद में आवश्यक समुदाय की खेलों में सुधार होना चाहिए। तो पहली पॉलिसी जो आई 1984 में, और उसमें खेलों तथा शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में बढ़ावा देना, सुविधाओं को बढ़ाना, अनुसंधान को बढ़ावा, खेल युवा प्रतिभाओं की खोज करना, ये सारे पॉइंट थे। 1992 इसका विस्तृत रूप है 84 का, उसी में कुछ पॉइंट रखे गए। इसका जो उल्लेख, उसमें एक कोट्स भी रखा गया, माओ से तुंग का, सेहत पहले और पढ़ाई बाद में। और नीति को 4 भाग में विभाजित किया गया। देखिए माहौल पैदा करना, खेल का माहौल, खेलों का विस्तार करना, प्रतियोगिता स्तर में सुधार करना, प्रबंधन में सुधार करना। इसके मुख्य प्रावधान आपको बताइए, बहुत विस्तृत रूप है, तो आप पढ़े, एक एक पॉइंट को ध्यान में रखें। 2001 में मुख्य रूप से युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना और खेल संस्कृति को बढ़ावा देना। तो आप देख सकते हैं युवा खिलाड़ियों के लिए ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में भागीदारी को सुनिश्चित करना, जन सामान्य को खेल के प्रति जागरूकता पैदा करना और निजी सहभागिता को बढ़ाना। 2007 की पॉलिसी थोड़ी तकनीकी रूप से है और साथ में ही जीवन शैली से संबंधित है, जिसमें व्यक्तित्व का, खेलों के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास किया जाए, सामुदायिक विकास किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, तो ये की पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट देखिए दोस्तों, ध्यान में रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट आप लिखिए कि पंचायती राज, नगर पालिका, नगर निगमों के का सहयोग, ये जो भ्रष्टाचार, डोपिंग के विरुद्ध कदम उठाना, लिंग भेद को समाप्त करना, सार्वभौमिक खेल सुविधाएं और केंद्र राज्यों का सहमति होनी चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम में देखिए दोस्तों, लेटेस्ट वाली आपसे पूछी जा सकती है, या तो आपके एग्जाम में 2007 की जो पॉलिसी है खेल नीति, ये आपसे पूछी जा सकती है। एक तो ये पूछी जा सकती है, दूसरी जो इम्पोर्टेंट है 2001 की दोस्तों, 2001 की खेल नीति इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी भी जो इसके लक्ष्य हैं उनको पूर्ण करने का अभी भी प्रयास किया जा रहा है, और ये वाली नीति है इसे तो लागू किया ही गया है, और इसके लिए भी जो हमें प्रयास कर रहे हैं सरकारें। तो दोस्तों याद रखें, दोनों पॉलिसी आप ध्यान में रखें, 2007 और 2001 की। लेकिन आपसे 2 नंबर का यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में कौन कौन सी खेल नीति आई है, तो चारों खेल नीतियों को आप ध्यान में रखें, 1984, 1992, 2001 और 2007। ठीक है, तो चारों खेल नीतियों को याद रखें। अब इसके नोट्स आप बना ले, जरूर आप रखें, की पॉइंट आपके पास में होने चाहिए। और डिफरेंस देखिए चारों नीतियों में, यदि किसी को कॉमन लगता है तो कॉमन पॉइंट तो आपको रखने ही रखने हैं, साथ में की पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो एग्जामिनर क्या करेंगे कि कॉपी चेक करते वक्त की पॉइंट्स देखेंगे कि यदि 2007 की पॉलिसी है तो इसमें की पॉइंट या लक्ष्य उन्होंने लिखे हैं कि नहीं, तो आपका जो है कंप्लीट पूरे मार्क्स मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो सामान्य पॉइंट तो आपको ध्यान में रखने हैं, साथ में की पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए दोस्तों, ये खेलों में हम आगे बढ़ रहे हैं, खेल हम पढ़ रहे हैं, खेल और नीति। आपके ज़्यादा क्लासेस नहीं है खेल और योगा की, थोड़े और खेलों में चोटें किस प्रकार की है आपके सिलेबस में है, खेलों में चोटें और प्राथमिक उपचार, तो ये आपको पढ़ना है। जिस प्रकार से आपके आरएस में पिछली बार पूछा गया था ग्रीन स्टिक भंग या फिर कच्ची अस्थि भंग, तो इससे आपसे पूछा गया था। तो इस प्रकार आपके कंट्यूशन से पूछा जा सकता है, कंट्यूशन क्या होती है, खेलों में चोट, प्राथमिक उपचार में क्या क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए। बहुत सामान्य सी चीज़ें हैं और बहुत सा इंटरेस्टिंग है। तो आपको देखिए हर वीडियो को देखना है और समझना है। ठीक है, और नोट्स बनाने हैं, की पॉइंट अच्छे होने चाहिए।
थोड़ी भाषा शैली, लिखने की भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आंसर तो सबको पता होगा, लेकिन लेखन शैली और आपकी भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए, तो ये आप ध्यान में रखें। और अगली क्लास जरूर लें, आप मिस नहीं करें, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पीडीएफ के साथ में, कंटेंट के साथ में आप वीडियो यदि देखकर यदि आप पढ़ते हो तो निश्चित तौर पर आपके परमानेंट मेमोरी में जाता है। सुनना और देखना और दोनों ही आपकी ज्ञानेंद्रिय है, आपके परमानेंट मेमोरी में किसी भी कंटेंट को आपको फिक्स कर देता है आपके। तो जरूरी है आपके वीडियो को देखें और नोट्स भी पढ़ें, ठीक है। यदि आज आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, जब भी मैं लाइव आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा कोड याद रखें, कंप्लीट कोर्स लेने के लिए JL10 कोड अप्लाई करें, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि कौन कौन सी क्लास रहेगी, तो देखिए दोस्तों, आपका बिहेवियर है, बिहेवियर यानी कि आपका जो व्यवहार है, ये आपके 20 नंबर की यूनिट है, मैं कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में छोटी छोटी बहुत सारी यूनिट है, तो दोस्तों बहुत छोटी छोटी वाली यूनिट है और इससे क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इनको पढ़ें, ध्यान में रखें, सारे कंप्लीट करवाएंगे। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए दोस्तों, जुड़े रहे हमारे साथ में, बहुत बहुत धन्यवाद।